ओके, सो सर्कुलर परम्यूटेशंस कल हमने देखा था और हमने यहाँ पे देखा था कि अगर सर्कुलर परम्यूटेशंस हम n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का कर रहे होते हैं तो n-1 फैक्टोरियल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ऑब्जेक्ट को पहले हमें फिक्स करना होता है, एज अ रेफरेंस सेट करना होता है। एंड व्हाई वी आर डूइंग दिस? बिकॉज वी डोंट नो from where we should start arranging objects and at where we will end this arrangement. So we don't know the starting, initial and terminal point. इसीलिए हम पहले एक ऑब्जेक्ट को फिक्स कर दिया करते थे एंड आफ्टर दैट हम लोग सर्कुलर अरेंजमेंट स्टार्ट करते हैं। और मैंने आपको कल ये भी दिखाया था इसमें कि आधे होंगे आपके क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स, आधे होंगे एंटी क्लॉकवाइज। सो आप ये चेक कर सकते हैं वापस, फर्स्ट और फोर्थ दोनों एक दूसरे के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट ही है। देन सेकंड और फिफ्थ भी सेम है एंड थर्ड और सिक्स्थ भी सेम। यानी कि जितने भी टोटल अरेंजमेंट्स होंगे उसमें से आधे होंगे क्लॉकवाइज और आधे होंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं तो पहली चीज टोटल अरेंजमेंट्स उनके हो जाएंगे n-1 फैक्टोरियल। और अगर आपसे पूछा जाता है कि इसमें से कितने क्लॉकवाइज और कितने एंटी क्लॉकवाइज हैं तो हाफ हाफ होंगे, यानी कि n-1 फैक्टोरियल बाई 2 क्लॉकवाइज होंगे और इतने ही एंटी क्लॉकवाइज होंगे। सो लेट मी चेंज द स्लाइड नाउ। ये चीजें हम नोट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज n-1 फैक्टोरियल। कल मैंने आपसे बोला था वैसे बाय द वे ये चीज नोट करने के लिए ना, करिए नहीं करिए, नहीं करिए तो कर लो अभी, और अगर कर लिया तो मैं डायरेक्ट समझाना भी स्टार्ट कर सकता हूँ। ये जो इसका सेकंड पॉइंट है ये मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। थर्ड तो नॉर्मल है। थर्ड में ये कह रहा है कि अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स रिपीट कर रहे हैं तो जितने रिपीट कर रहे हैं उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि नॉर्मल जो आप लीनियर में करते थे वही करना है, बस अरेंजमेंट सर्कुलर वाले हो जाएंगे। तो लेट्स से मेरे पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक सेकेंड, तो ये बोल रहे हैं हमसे कि आपके पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें से 4 आइडेंटिकल है, तो उनके टोटल अरेंजमेंट्स कितने होंगे? 10 के सर्कुलर अरेंजमेंट हमसे पूछे गए। और तो सर्कुलर अरेंजमेंट 10 लोगों का कर रहे होते या 10 चीजों का कर रहे होते, 10 ऑब्जेक्ट्स का करते तो 9 फैक्टोरियल आता, बट क्योंकि 4 रिपीट कर रहे तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिए। थर्ड पॉइंट तो सिंपल सिंपल है। सेकेंड पॉइंट में थोड़ा सा अलग चीज बोल रहे हैं। क्या अलग बोल रहे हैं ये आप देख लीजिए। सेकंड पॉइंट में ये बोला जा रहा है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स जो होते हैं अगर ये डिस्टिंक्ट ना लिए जाएं, पहली बात तो यहीं पे ही प्रॉब्लम इसी सेंटेंस से स्टार्ट होगी कि ना लिए जाए। क्यों ना लिए जाए भाई डिस्टिंक्ट? आप 4 लोगों को बैठाइए एक टेबल पे, सर्कुलर टेबल पे, तो जो क्लॉकवाइज अरेंजमेंट है वो अलग होगा, एंटी क्लॉकवाइज अलग होगा क्योंकि नेबर्स चेंज हो गए। फर्स्ट और फोर्थ की बात कर लो आप, तो फर्स्ट वाले में P1 के राइट हैंड साइड पे P4 है, फोर्थ वाले में P1 के राइट हैंड साइड पे P2 है, बिल्कुल अलग है अरेंजमेंट। बट कुछ केसेस, पर्टिकुलरली 2 केसेस ऐसे होते हैं जिसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट अलग अलग नहीं होते। ऐसा क्यों होता है मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लिख चुके हैं ये पूरा? यस यस ओके, तो सेकंड वाले केस में 2 पर्टिकुलर केसेस हैं। एक, जब हम बीड्स को नेकलेस में अरेंज करते हैं, यानी कि बेसिकली माला माला नहीं होती है कोई भी, जैसे मैंने हाथ में पहनी हुई है ये,
या फिर दूसरा अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स इन अ गार्लैंड, ये भी फूल की माला, या छोटे वाले बीज जो होते हैं सीड्स, उनकी बीड्स बोल देते हैं इसको, तो बीड्स से जो नेकलेस बनता है इन दो केसेस में। अब ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट अलग अलग नहीं होता? थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये समझना, आपको इमेजिन करना पड़ेगा तब आप समझ पाएंगे। तो अब ऐसे समझिए, जब मेरे सामने चार लोग बैठे हैं, चार लोग बैठने से पहले आप ये समझिए कि आपके सामने ना एक सर्कल है, एक सर्कुलर कोई चीज लिखी रखी हुई है, जैसे कि ये माला ही है। अभी ये तो अलग है, पर मैं ऐसे बात कर रहा हूं कि अगर ऐसी कोई माला हो, ठीक है, तो ऐसे कोई माला है ये, तो मैं इधर से भी देख सकता हूँ इसको और तुम उधर से देख रहे होगे। इस माला को दोनों तरफ से देखा जा सकता है, ऐसे, या फिर ऐसे पलट दूं तो दूसरी साइड से। जो अरेंजमेंट एक साइड से क्लॉकवाइज दिखेगा वही दूसरे वाली सामने वाली साइड से एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। ये बिल्कुल मिरर इमेज की बात है। जो अरेंजमेंट मेरे को इधर से देखने पे ये क्लॉकवाइज दिख रहा होगा, वो दूसरी साइड से देखने पे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज भी तो दिख रहा होगा। जिन भी चीजों को, जिन भी अरेंजमेंट्स को हम दोनों साइड से देख सकते हैं, दो साइड से देख सकते हैं, तो वो सारे अरेंजमेंट्स में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट अलग अलग नहीं होते, क्योंकि जो एक तरफ से देखने पे क्लॉकवाइज दिखता है वही दूसरी तरफ से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज दिखता है। बट जब लोग बैठे होते हैं या नॉर्मल अरेंजमेंट्स हो रहे होते हैं तो हम सारी चीजों को दोनों तरफ से देख नहीं सकते। यही दो पर्टिकुलर केसेस है, जिसे फूलों की ये गार्लैंड, अरेंजमेंट्स ऑफ फ्लावर्स इन अ गार्लैंड या फिर बीड्स इन अ नेकलेस, यही दो चीजें ऐसी हैं जिनको दो तरफ से देखा जा सकता है। एक तरफ से जो क्लॉकवाइज होगा वो ऑपोजिट साइड से एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब लेट्स से चार लोग बैठे हुए राउंड टेबल पे, अगर चार लोग राउंड टेबल पे बैठे हुए तो ऐसा थोड़ा ना लोगों के नीचे घुस के उन्हें देखने लगेंगे, मतलब प्रैक्टिकल टॉपिक है ये। ऐसा नहीं कि लोगों को नीचे से देख रहे हैं, टेबल के नीचे से कि कहाँ है कौन, ऊपर से देख रहे होंगे, टॉप व्यू देख रहे होंगे। अब उनका तो एक ही व्यू दिखेगा और दूसरा व्यू ना देखेंगे, ना देखने की जरूरत। तो लॉजिकली अगर हम देखें तो दो ही चीजें ऐसी होती है जिनको दो तरफ से देखा जा सकता है, और इस केस में हमारे पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स अलग अलग नहीं होते। तो लेट्स से मैं अब आपको दो तीन प्रॉब्लम ऐसे ही बोल के बता रहा हूँ और साथ साथ करना मेरे। मैंने आपसे बोला 10 ऑब्जेक्ट्स हैं और 10 के 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, मेरे को एक सर्कुलर अरेंजमेंट में अरेंज करने हैं। कितने टोटल अरेंजमेंट्स होंगे? 10 ऑब्जेक्ट्स। बताइए। 10 ऑब्जेक्ट्स, बोलो भाई। 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल, बिल्कुल। दिक्कत क्या है? ओके, अब मैंने आपसे बोला कि चलिए 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, 6 आइडेंटिकल है, तो टोटल कितने अरेंजमेंट्स होंगे? 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। ठीक है। तीसरा काम मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास 9 बीड्स है। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, या 9 फ्लावर्स है, मैं उन्हें एक गार्लैंड में अरेंज करना चाहता हूँ, तो टोटल कितने मेरे पास अरेंजमेंट्स होंगे? 9 फ्लावर्स है, एक गार्लैंड में अरेंज करना है। सर तो n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 के लिए ये चीज? 8 फैक्टोरियल अपॉन 2। तो ये दो पर्टिकुलर केसेस याद रखिए। चलिए आप कुछ प्रॉब्लम्स करिए फटाफट से, सर्कुलर अरेंजमेंट पे बेस्ड। सो बट जैसे ये आपने फ्लावर्स वाला एग्जांपल दिया, तो इसमें सारे फ्लावर्स सेम ही तो होंगे, तो फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ 8 फैक्टोरियल बाय 9 हम फैक्टोरियल? ऐसा मान के चल रहे हैं कि फ्लावर्स अलग अलग है, ऑब्वियसली अगर सारे फ्लावर्स सेम ही है फिर तो एक ही अरेंजमेंट है, फिर तो अरेंजमेंट ही नहीं है। वही बात ओके है, सर। सारे फ्लावर्स सेम है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर क्या रह जाएगा।
पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो ही केसेस में अलग अलग नहीं होते हैं, बस ये ध्यान रख सकती है तू। या इसके अलावा जेई एडवांस ऐसा भी करता है कि अब जेई एडवांस तो नहीं चलता ऐसे कि आप जो है, मैंने आपको बता दिया कि इस मेंस में सब हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, कि मेंस में मैं आपसे ये समझाता भी ना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्यों अलग अलग है तो चलेगा, क्योंकि वो आपसे सीधा सीधा इन्हीं दो बारे में बात कर रहा होगा अगर पूछेगा कभी भी, और नहीं पूछेगा। पर एडवांस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछता है, वो देखना चाहता है आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है कि नहीं, आपको ये बात पता है कि नहीं कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग होंगे कब। जब आप दोनों तरफ से किसी चीज को देख सकते हैं, दोनों व्यूज को देख सकते हैं, तब वो चीज के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स अलग अलग नहीं होते, क्योंकि जो इधर से क्लॉकवाइज दिख रहा होता है वो दूसरी साइड से एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होता है। तो एडवांस क्या करेगा कि वो कुछ ऐसा क्वेश्चन बना देगा खुद ही, वो नेकलेस नहीं डालेगा या वो गार्लैंड नहीं डालेगा, मैं तो बस बता रहा हूं ऐसे कि ऐसा नहीं है कि ऐसा होने ही वाला है, बट वो ऐसा करेंगे, उनकी सोच ये है, उनकी मेंटालिटी ये है कि वो आपको नेकलेस और गार्लैंड पे क्वेश्चन नहीं देंगे, क्योंकि आपको पता है कि नेकलेस में और गार्लैंड में हाफ करना होता है टोटल अरेंजमेंट्स का। और ऐसा क्यों करना होता है, क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग नहीं होते। वो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे कि जहां पे जो एक तरफ से क्लॉकवाइज अरेंजमेंट आ रहा होगा वो दूसरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज आ रहा होगा, मिरर लगा देंगे लेट्स से, तो कुछ भी ऐसा कर देंगे कि आपको कॉन्सेप्चुअली सोचना पड़ेगा। फिर इस पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हाँ कब अलग अलग होंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज और कब नहीं होंगे। तो जब नहीं होंगे अलग अलग, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड डिस्टिंक्ट if we can view the objects from both sides. मेंस वेंस तक के क्वेश्चन में कुछ नहीं सोचना, वो सब ये ऐसे ही हो जाएंगे सीधे सीधे। चलिए लिखिए क्वेश्चन, पहले फटाफट एक दो क्वेश्चन लिखो, फिर एक गलत करके दिखाना मुझे, तुम्हें लगेगा तुम्हें आ गया सब तो तुम गलत करोगे। चलो एक करो पहले, ये तो सही करो पहले। द नंबर ऑफ वेज इन विच the number of ways in which 7 people can be arranged, 7 persons can be arranged, 7 persons can be arranged at a round table, at a round table, so that two particular persons, so that two particular persons are together, two particular persons are together। अब आप सब कर चुके हैं, अब आप ऐसे परम्यूटेशन का कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको आता नहीं, आता तो सब है। अब आप ये समझिए एप्लीकेशन आप लगा पा रहे हो कि नहीं। पहले यशिका मेरे को एक बार क्वेश्चन समझा दे, लिख लिया पूरा? यस सर। समझा दे जरा क्या सर कह रहे हैं। 7 पीपल है, उनमें से 2 लोगों को हमेशा साथ बिठाना है दो और लोगों उन्हें को एक हमेशा राउंड साथ टेबल रखना पे है, तो ऐसा बिठाना कुछ है। पढ़ा था कि हमने पहले कभी? सर बैंड मेथड। बैंड मेथड, बिल्कुल लगा दे फिर बैंड मेथड इस पे।
इतनी देर का था क्वेश्चन तो ये। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्सेप्चुअली जाना है। पता है तुम्हें इसका आंसर, घबराओ मत, बताओ। सर 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्यों 6 फैक्टोरियल? सर क्योंकि ये सब 5 लोग और एक 2 लोग एक साथ, तो 6 ऑब्जेक्ट्स हुए। 6 हो गए, तो 6 लोगों को अरेंज कैसे कर रही हो? लीनियर अरेंजमेंट है क्या यशिका ये? सर सर्कुलर। सर्कुलर है ना, तो सर्कुलर है तो फिर 6 लोग सर्कुलर अरेंजमेंट में कैसे अरेंज होंगे? 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल, तो वही लगाना है बस। तो क्या होना चाहिए आंसर, फिर बता फिर से। 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। विच इज 240, राइट? यस। मुनीब, यस सर, समझ आ गया। तो वही काम करना है जो आपने बैंड मेथड सीखा है। बस इस बार ये ध्यान रखो कि आप सर्कुलर अरेंजमेंट में अरेंज कर रहे हो, सब कुछ वैसे ही चलेगा। तो ये 3 boys and 3 girls are to be seated around a table in a circle. Among them, the boy X, कोई X है, boy का नाम है X, does not want any girl neighbor, and the girl Y, this is Y, does not want any boy neighbor. कुछ प्रेफरेंसेस भी है दो लोगों की पर्टिकुलर। करिए इसको, उन्हीं भी क्वेश्चन समझाने, पहले समझ ले फिर मेरे को समझा दे। ऊपर यस वाली क्या? सर, समझ सकते। सर 6 लोग है, 3 बॉय 3 गर्ल, और कंडीशन है कि बॉय एक्स का कोई गर्ल नेबर नहीं होना चाहिए, और गर्ल वाई का कोई, मतलब उसके साथ कोई वो नहीं बैठना चाहिए। कर दे फिर अरेंज, ने बता मुझे कितने तरीके हो सकते। ऑप्शंस हैं ऐसी, छोटे छोटे ऑप्शंस हैं, 4 6 8, नन ऑफ दीज।
आया आंसर? यशिका कैसे करना है बताओ मेरे को, कैसे कर रही है? सर एक लड़की है, उसके साइड में दो लड़कियां होंगी और एक लड़का है। सर एक लड़की है तो उसके साइड में दो ही लड़कियां बैठ सकती हैं, ठीक और है, एक लड़का उसके साइड में दो ही लड़के बैठ सकते हैं। ठीक है, तो कैसे बिठाऊं? सर उसके एक तरफ एक लड़की और दूसरी तरफ दूसरी लड़की। तो लेट्स से तू कोई भी एक सीट दे दे भाई को, राइट? तो इसके दोनों साइड G1 G2 दो लड़कियां होंगी। अब एक्स को कौन सी सीट मिलेगी? सर वाई के ऑपोजिट। वाई के बिल्कुल ऑपोजिट, राइट? और यहाँ पे बॉय वन और बॉय टू, कोई जो दो लड़के बचे हुए हैं वो हो सकते हैं। ये अरेंजमेंट हमारा फेवरेबल है क्या? जो बोला गया है मतलब उस कंडीशंस को पूरा कर रहे हैं। यस सर। और ऐसे कितने बन सकते हैं अब ये सोच। इसमें हो क्या कह सकता है, हम क्या कर सकते हैं? हम B1 B2 को आपस में अरेंज कर सकते हैं, नहीं? अगर B1 B2 को आपस में अरेंज भी करेंगे तब भी कंडीशन फुलफिल हो रखी है, क्या दिक्कत है? उन्हीं। यस सर। और क्या कर सकते हैं बता? सर G1 G2 को भी अरेंज। G1 G2 को भी आपस में अरेंज कर सकते हैं। B1 B2 को आपस में कितने तरीके से अरेंज करा जा सकता है? सर एक तो ये है और दूसरे मतलब जो मतलब उल्टा कर देंगे। देख, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन सी सीट ले रहा है, तो सीट से कोई भी फर्क नहीं पड़ता सर्कुलर अरेंजमेंट में। ये नहीं कि वाई नीचे ही होना चाहिए, वाई अगर इधर हो जाएगा तो कुछ बदल जाए, कुछ नहीं बदलेगा। तो वाई को कोई भी सीट दे दे अपनी तरफ से और फिर उसके हिसाब से निकाल ले कितने आंसर आ रहे हैं बस। तो सर B1 B2 B2 आपस B1 की जगह हो जाएगा। तो B1 B2 को आपस में अरेंज कर सकते हैं, ऐसे बोल कितने तरीके से कर सकते हैं? यस सर दो। दो हैं, दो ही सीट है, टू फैक्टोरियल तरीके से कर सकते हैं, है कि नहीं? यस और सर। ऐसे G1 G2 चार हो सकते हैं। एक तो ये जो आपके सामने बन रहा है, अगला B1 B2 यही रहे, G1 G2 की आपस में पोजीशन चेंज कर दो, दो हो गए। तीसरा फिर B1 B2 की भी आपस में पोजीशन चेंज कर दो, G1 G2 की भी कर दी, B1 B2 की भी कर दी। थर्ड और फोर्थ कि वापस से G1 G2 की पोजीशन चेंज कर दी। मतलब जब B1 B2 ऊपर है तो नीचे G1 G2 हो सकता है या G2 G1 हो सकता है। फिर ऊपर B2 B1 हो जाएगा तो नीचे G1 G2 हो सकता है या G2 G1 हो सकता है। चार केसेस बनेंगे, पूरा आंसर आना चाहिए। समझ आई क्या तुम्हें ये बात? यस सर। यशिका पूछ ले, क्या पूछना चाहती है? सर फिर अगर हमने सर्कुलर अरेंजमेंट में किया तो B1 B2 को 2 फैक्टोरियल के साथ 1 माइनस भी करना पड़ेगा। मैं क्या मतलब? तो मतलब जैसे दो लोग हैं, दो पोजीशंस पे करना है तो 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, मतलब 1 नहीं बिल्कुल, फैक्टोरियल। पर क्या दो लोगों से सर्कल बनता है? तुम्हारे यहाँ बनता होगा दिल्ली में। हमारे इधर तो नहीं बनता, देख दो लोगों से सर्कल कैसे बनता है? दो लोगों से सर्कल कैसे बनाएगी? सर्कुलर बनाते मतलब चार लोग तूने एक सर्कल में बनाए तो उनका बिल्कुल 3 फैक्टोरियल होगा, है ना? पर अगर तूने चार लोगों के बीच में कोई छोड़ दिया कि चार के सपोज 5 लोग थे सर्कल में और तूने एक बीच में छोड़ दिया और अब चार को अरेंज कर रही है, तो उनका थोड़ी 3 फैक्टोरियल होगा, नहीं? अच्छा, हम एक कम करके फैक्टोरियल क्यों करते हैं? फिर से आ उसी बात, क्यों करते हैं हम वो काम? क्योंकि हम एक को फिक्स कर देते हैं। क्योंकि हम उसे रेफरेंस की तरह फिक्स करते हैं।
फिर हम अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू करते हैं। वो पढ़ा था फिजिक्स में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा है? अरे यस ऐसे मत बोलो, पढ़ा दूं मैं, क्या होता? फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता था जिसमें हमारे पास सूडो फोर्स भी होता था, है ना? यस ऐसी सर। कुछ कुछ चीजें होती थी। क्यों होता था सूडो फोर्स और फ्रेम ऑफ रेफरेंस? कहां से आया? ऐसे आया कि भाई आपने लिफ्ट के अंदर एक इंक्लाइंड प्लेन लिया। जब आपने लिफ्ट के अंदर इंक्लाइंड प्लेन लिया, तो आप लिफ्ट के अंदर खड़े हो, लिफ्ट के बाहर खड़े हो, इससे फ्रेम ऑफ रेफरेंस आया। नहीं कि अगर लिफ्ट के अंदर कोई खड़ा है तो उसके लिए वो जो इंक्लाइंड प्लेन है उस पर कोई भी अगर डब्बा रख दोगे आप, या बॉक्स रख दोगे, ब्लॉक रख दोगे, तो वो जा रहा है किसी और स्पीड से। पर अगर कोई बंदा लिफ्ट के बाहर खड़े होकर देख रहा होगा ना ये चीज, तो उसके लिए उसकी स्पीड अलग होगी। क्यों होगी? क्योंकि लिफ्ट भी तो ऊपर जा रही है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन भी तो होगा कुछ। इसलिए फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस पिक्चर में आया कि भाई इन दोनों चीजों का आपस में भी रिलेटिव मोशन है। तो आप रेफरेंस तो सेट करो, आप देख कहां से रहे हो इसको, ये तो बताओ मुझे। आप बाहर से देख रहे हो लिफ्ट के, या लिफ्ट के अंदर से देख रहे हो? सेम चीज। अब मैं इसके लिए बोल रहा हूं, एनालॉजी वही है, मतलब कॉन्सेप्ट उसी तरीके का है, तो एनालॉजी थोड़ी सी अलग है बस। तो मैं भी यही कह रहा हूं कि अब तू एक्स देख रहा है इसको, या मैं और तू देख रहे हैं? हमें तो एक्स के हिसाब से देखना था इसको। एक्स बताएगा कि अरेंजमेंट अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब एक्स तो वहीं बैठा है ना, एक्स को तो तूने हिलाया नहीं, ना तूने वाई को हिलाया। तो जब तूने एक्स और वाई को ही नहीं हिलाया तो तेरा रेफरेंस तो सेट है। अब तेरे लिए क्या सर्कुलर है ये? अब तो तेरे लिए ये है कि दो लोग हैं, दो सीट पे बैठे हुए, उन्हें आपस में अरेंज करना है। हाँ, अगर तू 6 के 6 लोगों को अरेंज कर रही होती अभी भी सर्कल में, तो मैं 5 फैक्टोरियल ले देता आंसर तब भी, क्योंकि तब रेफरेंस सेट नहीं है। कौन फिक्स है? कोई भी फिक्स नहीं है। बट इस केस में तो एक्स और वाई फिक्स है, एकदम एक दूसरे के ऑपोजिट रहेंगे। बी1 बी2 को आपस में अरेंज करना है बस। और पिछले वाले क्वेश्चन में भी, जिसमें तूने दो लोगों को एक साथ रखा था, वो दो लोग तो एक साथ हो गए थे ना, वो दो लोग एक साथ होके एक बन गए, बचे 5 6 लोग। अब 6 के 6 को तुझे सर्कल में अरेंज करना है, तो तब भी कोई फिक्स नहीं था। वो दो लोग एक साथ थे वो अलग बात है, पर वो फिक्स थोड़े ना थे कि तुम इस सीट पे बैठ जाओ बस। सीट तो वो कोई सी भी ले सकते थे। बात समझ आई मेरी, मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। पक्की बात है? यस सर। चल फिर गलत कर दे तीसरा क्वेश्चन जो लिखा हुआ है।
नहीं गलत है बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो गलत ही कर रहा था तुम। पर तुम, मैं तुझसे ये नहीं जानना चाहता आंसर क्या है। तुम दोनों ने फिगर आउट कर लिया? यशिका हो गया क्वेश्चन? यस सर। कोई नहीं, चलो मेरे को आंसर मत बताओ, मेरे को ये बताओ तुमने क्या सोचा क्वेश्चन के बारे में, स्टार्टिंग फ्रॉम मुनीम। चल बता। सर मैंने m और n की कोई भी वैल्यू ले ली जिसमें n ज्यादा है और फिर सारे ऑप्शन से मैच करके देख लिया। फिर से वापस आ, आंसर तो निकालना ही नहीं है। तूने कैसे निकाला आंसर, तूने मैच कैसे करा आंसर? तूने वो जो आंसर निकाला अपना, लेट्स से m5 है, चल m और छोटा ले ले, 2 ले ले, m2 है, 2 लोगों को बैठाना है और सीट 5 है, ठीक है? कैसे करेगा सॉल्व, अप्रोच कैसे करेगा, मेरे को ये बता। सर तो m और n की वैल्यू दी हुई है तो फिर a में डाला तो फिर npm हो गया तो फिर तो 5p2 हो गया। यस सर। समझ नहीं रहा तू मेरी बात, चल मैं बताता सर हूँ मैं समझ क्या। मैं ये नहीं कह रहा सर तो तुझसे कि फिर आंसर n क्या आएगा, आंसर जो तुम्हारा आया वो भी कैसे आया, कैसे किस सोच के साथ आंसर सर तो निकाला? अगर n को अरेंज करने के लिए n-1 फैक्टोरियल होंगे तो ठीक है, m जो 5 है उसका 5-1 4 फैक्टोरियल होगा ठीक फिर है। जिसका आंसर 4 फैक्टोरियल आएगा वो। नहीं तो रुक तो, एन तो सीट्स है, लोग तो एम है, 2 लोगों को तू सर्कल में अरेंज कर रहा है, 1 फैक्टोरियल हो जाएगा यस सर। आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, मान गया मैं। एक ही अरेंजमेंट होगा 2 लोगों का सर्कुलर में। तो तेरे हिसाब से बी आंसर इसलिए होना चाहिए कि ऐसे बता। चल अभी मैं बताता हूँ तुझे क्यों बी बताना चाहिए। उससे पहले यशिका बता, क्या सोचा तूने, कैसे अप्रोच किया क्वेश्चन को? सर जैसे n लोग हैं, m सीट्स पे बैठाना है, ठीक है, तो सीट्स ज्यादा है, लोग m, कम है। तो सर लोग -1 फैक्टोरियल मुझे। तेरे हिसाब से आंसर कौन सा है, चल तू पहले सर बी। बी या डी, बी और डी? सर बी। बी फॉर बॉय। यस सर। ओके ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ, मैं घर पे गया। हाँ जी, तो सही है, तुमने सही गलती करी है पहली बात तो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम दोनों का आंसर भी है, तुमने गलत करा है बट गलत क्वेश्चन को तुमने अप्रोच सही तरीके से करा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस बात को पर ऐसे बोलो, देखो है ना, कि हमारे पास n सीट्स है, तो हमारे पास n सीट्स हैं, हम m लोगों को अरेंज करना चाहते हैं उन पर, तो लेट्स से ऐसे समझिए कि 15 सीट्स हैं, 10 लोगों को उन 15 सीट्स पर अरेंज करना चाहते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं कि आप जो है 10 में से पहले 15 सीट्स में से 10 सीट सेलेक्ट करिए, पहले उन 15 में से किसी 10 सीट पर लोग बैठे होंगे, तो यानी कि n में से पहले m सीट सेलेक्ट करिए, जितने लोग हैं उतनी सीट सेलेक्ट करिए,
और फिर इतने लोग इतनी सीट्स पर अरेंज करने हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट है तो m-1 फैक्टोरियल होना चाहिए। जो आप बोल रहे हो उसका लॉजिक ये है, आप उसे ऐसे रिप्रेजेंट करो, ऐसे प्रेजेंट करो, बट ये गलत है। अब ऐसा क्यों है? बात तो ये है, बाय द वे सोचने का तरीका तो डी की तरफ से भी जा सकते थे हम। चलो पहले तो मैं तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन डाल दूं, ये तुम्हें कल सोल्व करके लाना है, कल इस पे सोच के आना है, ढूंढ के लाना है, ढूंढना पड़ेगा, काफी मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें इस बात पे। डी ऐसे हो सकता था कि जी हमारे पास टोटल कितनी सीट्स n, आप उसमें से एक सीट को फिक्स कर दीजिए, यहाँ पे रेफरेंस खाली छोड़ दीजिए या जो भी करना है, एक को रेफरेंस की तरह सेट कर दो। बची हुई कितनी सीट्स n-1, उस पर कितने लोग अरेंज करने m, आपने रेफरेंस भी सेट कर दिया और n-1 सीट्स पे m लोगों को अरेंज भी कर दिया। कितने तरीके से? n-1 pm तरीके से। तो यार बी और डी दोनों बन सकते थे इस हिसाब से। तो कौन सा तरीका सही है, कैसे जाना चाहिए? पहले सीट को सेलेक्ट करके पहले सीट को रेफरेंस बना दे और तब बची हुई सीट्स पे लोगों को अरेंज करे, एक बात। या फिर पहले सीट सेलेक्ट कर ले और फिर उन सीट्स में से एक सीट को रेफरेंस बनाए और सारे लोगों को बची हुई सीट्स पर अरेंज करें। दो तरीके हो सकते हैं। तो रेफरेंस शुरू में ही सेट करते हैं अगर, तो डी होना चाहिए, और रेफरेंस अगर सीट सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट करते हैं तो बी होना चाहिए। पहली बात तो कौन सा होना चाहिए था इसके हिसाब से सोचना, बट ये तो क्लियरली गलत है। अभी तो इस केस में बी और डी में से कोई सा भी आंसर नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा बच्चे क्योंकि हमें प्रॉब्लम क्या थी सर्कुलर अरेंजमेंट से, ये बताइए प्रॉब्लम क्या थी हमारे सामने सर्कुलर अरेंजमेंट में? रेफरेंस नहीं होता था, यही तो प्रॉब्लम थी। ये नहीं Yes, पता कौन सा है, घूम के वहीं आ जाते हैं। अब की बार पता है दोस्त क्या दिक्कत है? तेरे पास सारी सीट्स का नंबर है, तो क्या तुझे ये नहीं पता फर्स्ट सीट कौन सी है और nth सीट कौन सी है? भाई हर सीट पे नंबर डला हुआ है ना। अगर हर सीट पे नंबर डला हुआ है तो किसी सीट पे एक पे 1 डला हुआ होगा ना, और किसी पे n डला हुआ होगा। लेट्स से 10 सीट है तो 1 से लेकर 10 तक सबकी नंबरिंग हुई हुई है, और अगर सीट्स की नंबरिंग कर दी तब कैसा सर्कुलर अरेंजमेंट ये? तब तो ये नॉर्मल लीनियर अरेंजमेंट है। भाई जो प्रॉब्लम थी आपने तो उसका सॉल्यूशन दे दिया ना। प्रॉब्लम क्या थी, कहां से शुरू हो रहे हैं, कहां पे खत्म हो रहे हैं, बताओ तो। सर्कुलर में पता नहीं चलता, पर जैसे ही उसने सीट्स पे नंबर डाला, यानी कि सीट्स को नंबर्ड करा, हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। यही तो प्रॉब्लम थी सर्कुलर से, और इसी का उसने हमें दे दिया सॉल्यूशन। क्या? नंबरिंग कर दो सीट की। नंबरिंग कर दिया तो क्या हुआ? फर्स्ट सीट भी पता है, लास्ट सीट भी पता है, और अगर फर्स्ट सीट भी पता है, लास्ट सीट भी पता है, तो प्रॉब्लम एक लीनियर अरेंजमेंट की, ना कि सर्कुलर अरेंजमेंट की। तो क्या होना चाहिए था आंसर? ए। एन सीट से हम लोगों को अरेंज करने कितने तरीके से, एनपीएम तरीके से कर सकते हैं। नहीं है बात समझ? yes, sir. पूछ लो डाउट्स, क्या पूछना चाहते हो? याशिका, बात समझ आई मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ये ध्यान रखनी है, बात इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए कॉन्सेप्चुअली हमें क्वेश्चन समझने जरूरी होते हैं। देखो हम कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी बिगाड़ सकते हैं आपके पीएनसी में, बनाने में बहुत टाइम लगेगा। एक क्वेश्चन इतना डाउट्स डाल देगा मन में कि बिगड़ जाएंगे, फिर सारे कॉन्सेप्ट जरूर बिगड़ जाएंगे। तो आपको बातें ध्यान रखनी है, बातों को सही से समझना है। सर्कुलर की प्रॉब्लम क्या थी मैंने इसीलिए पहले 3-4 बार मेंशन करी आपसे ये बात बार बार,
कि सर्कुलर की प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि भाई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं पता। जब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पता होता है तो हमें अरेंजमेंट्स करना आसान होता है। जो हमने बात करी है पहले वो अरेंजमेंट्स होते हैं। सर्कुलर में ये नहीं हो पाता। इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि लीनियर और क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं पता हो। बट जैसे ही आपने सीट्स को नंबर्ड किया, आपने वो प्रॉब्लम का ही सोल्यूशन दिया है ना। तो आपने इसको सर्कुलर नहीं, अब लीनियर अरेंजमेंट बना दिया हमारे लिए। जैसे आपने सीट्स को नंबर्ड किया और जैसे सीट्स नंबर्ड हुई तो इसका मतलब अरेंजमेंट बना लीनियर, और इसका मतलब टोटल अरेंजमेंट्स हुए एन पी एम। भाई आज बहुत तबीयत खराब है। आज बस इतना ही रखेंगे, कल की क्लास थोड़ी बढ़ा लेंगे। कल शाम में क्लास रख सकते हैं, लेट ही रख पाएंगे बट गेम 7:30 के बाद ही हो पाएगा पॉसिबल। तो अगर रख सकते हो तो आप बता दीजिए मेरे को। ओके, अगर कल नहीं रख सकते तो फिर परसों रखेंगे। परसों जल्दी रख सकते हैं, परसों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। परसों मेरी शाम में कोई और क्लास नहीं है। तो परसों का जो भी टाइमिंग आपको सही लगता है आप बता दीजिए। परसों हम 2 घंटे की क्लास भी रख सकते हैं, ठीक है। तो उन्हीं अपने हिसाब से भी बता दियो टाइमिंग क्या हो सकता है, या मेरे साथ ही डिसाइड कर लो अभी। बताओ क्या टाइम रखे। बस परसों कर सकते हैं पहली बात तो क्लास। यस यस सर। सर। ठीक है, परसों कर सकते हैं। तो टाइमिंग बताओ। मैं फ्री हूँ शाम में, कभी भी जब करना हो बताओ। या चलो डिस्कस कर लेना, मेरे को बता देना। फिर डिस्कस सर से डिस्कस कर लेना, उन्हें बता देना, वो मेरे से कर लेंगे। हम फिर कर, ठीक है। दो क्लास का बचा है जो मैं पीएनसी पढ़ना है। 2 क्लास से मेरा मतलब होगा 4 घंटा, ना कि 3 घंटे। 2 आवर्स, 2 क्लासेस, पीएनसी पूरा खत्म हो जाए। बहुत बड़ा है पीएनसी, उसके बाद भी है वैसे, पर हमारा काम हो जाएगा उससे जितना हमें पढ़ना है। जेई मेंस का हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा इन दैट केस, अगर हम ये करें। 2 आवर्स की 2 क्लासेस चाहिए। ओके देन। थैंक यू सर।